हिमाचल विधानसभा में फिर बरपा हंगामा। कांग्रेस ने सरकारी संपत्तियों को कम दाम में बेचने का लगाया आरोप, सदन से भी किया वॉकआउट। बेअदबी मामले की जांच कर रही एसआईटी फिर पहुंची सुनारिया जेल। राम रहीम से की पूछताछ। डेरा प्रमुख ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई से की है मामले की जांच कराने की मांग। लखीमपुर हिंसा को एसआईटी ने भी माना सोची समझी साजिश। आशीष मिश्रा समेत 14 पर चलेगा मर्डर का केस। पहले गैर इरादतन हत्या की लगी थी धारा। किसान आंदोलन खत्म होने के बावजूद अब तक नहीं खुला सिंघू बॉर्डर। दिल्ली पुलिस ने हटाई भारी कंक्रीट की दीवारें, फिर भी मरम्मत के लिए लगेंगे 2 दिन के वक्त। सोलन में जवाहर नवोदय स्कूल के 17 छात्र कोरोना पॉजिटिव। 3 दिन पहले पाए गए थे पॉजिटिव। 95 बच्चों के करवाए गए थे टेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज हिमाचल की खबर के साथ करेंगे। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। चौथे दिन भी जमकर हंगामा हुआ है सदन में। सदन के शुरू होते ही कुछ समय ही हुआ था कि विपक्ष ने आरोप लगा दिया कि करोड़ों की सरकारी संपत्तियों को प्रदेश सरकार कौड़ियों के भाव में बेच रही है। विपक्ष ने मंडी, कुल्लू और सोलन जिले में एडीबी से लोन लेकर बनाई गई संपत्तियों को बेचने का आरोप लगाया। विपक्षी सदस्यों ने पहले अपने सीटों पर खड़े होकर जमकर नारेबाजी की, उसके बाद वेल में आकर जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की। इस शोरगुल में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ने अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने उन्हें अनसुना कर दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और वन मंत्री राकेश पठानिया के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। विपक्ष का आरोप पर सत्ता पक्ष यहां पर भड़कता हुआ नजर आया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। है हिमाचल को बेचा जा रहा है, हिमाचल को लूटा जा रहा है और जयराम सरकार उसमें शामिल है। अभी एडीबी से लोन लेके लगभग 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां बनाई गई और ये 4 प्रॉपर्टियां जो है एक मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में है और ये जंजाली में टूरिस्ट कल्चरल सेंटर बना 27 करोड़ रुपए का और इसके बाद मंडी में एक सेंटर बना 42 करोड़ रुपए का। एक जो है बड़ागरा मनाली में सेंटर बना 47 करोड़ रुपए का। एक जो है क्यारी घाट आप जगह देख सकते हैं कन्वेंशन सेंटर 37 करोड़ रुपए का। ये 4 प्रॉपर्टियां लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास कर्जे लिए गए। कर्जे लेके प्रॉपर्टियां खड़ी करके इसको प्राइवेट हाथों में लुटा दिया गया। मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूँ, बिना तथ्य के ये लोग बातें करते हैं। फैक्ट्स के साथ ये लोग हमारे साथ बात करें। हम लोग फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। इन लोगों को हर फैक्ट के साथ हम लोगों ने जवाब दिया है, आंकड़ों के साथ जवाब दिया है। और मैं आपको ये भी बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी एक विजनरी लीडर हैं। उन्होंने हर क्षेत्र में एक बिल्कुल फैक्ट के साथ और विजन के साथ काम करने की कोशिश की है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में उसका बहुत बड़ा लाभ जो है हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। हिमाचल विधानसभा सत्र के चौथे दिन भी जोरावर स्टेडियम में जमकर बवाल हुआ, जमकर हल्ला हुआ। विधानसभा का घेराव करने जा रहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मचारियों के बीच यहां पर जमकर धक्का मुक्की हो गई। इस दौरान महिला पुलिस कर्मचारी समेत करीब आधा दर्जन लोग यहां पर घायल हो गए। युवा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बेसुध होकर यहां पर गिर गया और पुलिसकर्मी को भी यहां पर चोटें आई हैं, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से अस्पताल में भेजा गया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर ही जाम लगा दिया। तो तस्वीरें आपके सामने हिमाचल की तस्वीरें हैं, जोरावर स्टेडियम की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि शीतकालीन सत्र के शुरू होने के साथ ही जमकर बवाल देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार यहां पर यूं ही प्रदर्शन किया जाता है, नारेबाजी की जाती है और एक बार फिर से यहां पर धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई हैं।
बहुत संख्या में युवा कांग्रेस के हमारे लोग आए हैं और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह चोर दरवाज़ों से नौकरियां दी जा रही हैं और मेरिट का गला घोंटा जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और युवा जो में अनरेस्ट है, लोगों ने डिग्रियां ली हैं और ये चोर दरवाजे से नौकरी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूंसियों को नौकरी डालने की कोशिश हो रही है, बाकी 66 कॉन्स्टिट्यूंसियों में जो है हाहाकार मची हुई है। दूसरे आए थे 2-4 दिन पहले, उनको तो गंगा जल लेके अंदर गेट तक लेकर गए, तो इनको भी अलाउ करना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रणाली है और ये कहा जो भी अपना आवाज़ को रखने आ रहा है उनको सरकार के खिलाफ विरोध करने आना चाहिए। और युवा कांग्रेस पार्टी का मुख्य अंग है, ऐसा तो नहीं है कि कोई आतंकवादी है या कोई अराजकता फैला रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, तो ये सरकार की जो नीतियां हैं उस चीज को ये दर्शाता है। और चलिए बाद अगली खबर की करते हैं। सांसदों के निलंबन का मामला अब सदन से उठकर सड़क पर आ गया है। विपक्षी नेता सड़क पर उतरे, सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया, तो वहीं सरकार ने भी यह साफ कर दिया है कि पहले सॉरी बोलो और फिर सदन में आओ। सरकार बनाम विपक्ष, पश्चाताप बनाम पाप, सॉरी बनाम संग्राम, सस्पेंशन पर संग्राम। राज्यसभा के 12 सांसदों के सस्पेंशन का मामला सुलझता नहीं दिख रहा है। विपक्ष सदन से बाहर निलंबन वापसी की मांग पर अड़ा है और सरकार का साफ कहना है कि सॉरी ही वापसी का सीधा रास्ता है। सरकार के ऊपर हम सवाल उठाना चाहें, सरकार सवाल उठाने नहीं देती। 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार मतलब नाम तक लेने नहीं देती, तो ये सही तरीका नहीं है। मेरे समझ में तो बाहर है। वो दोपहर में पार्टिसिपेट करते हैं और नेक्स्ट डे सुबह आके वो डिसरप्ट करते हैं, और कई दिन सुबह पार्टिसिपेट करते हैं, दोपहर में डिसरप्ट करते हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है ऐसे क्यों कर रहे हैं। हमने बार बार अपील किया है, आप पश्चाताप करके अंदर आइए। सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। संसद परिसर में धरने के साथ विपक्ष के कई सांसदों ने संसद से विजय चौक तक मार्च भी निकाली, लेकिन सरकार का रुख साफ है कि मार्च से नहीं, माफी से हल निकलेगा। जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर, डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन होना चाहिए, सब मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए। वो तो मार्च, उनको ऑलरेडी मार्चिंग ऑर्डर ने लोगों ने 2 बार दिया है और तीसरी बार भी देने वाला है। अगर ऐसे करते तो पूरा 0 कर देंगे लोग। संसद में विपक्ष का हंगामा बरकरार है और आरोप है कि लोकतंत्र को चलाने का पीएम मोदी का तरीका ठीक नहीं है। इसके लिए सरकार को ट्यूशन लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी हाउस में नहीं आते हैं, कितने दिन से नहीं आए? 13 दिन हो गए प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आते, एक दिन आते नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। राहुल गांधी जी, अपने अंदर झांक लो, आपको समझ आएगा कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या आपको करना चाहिए, ट्यूशन क्या लेना चाहिए। उससे कांग्रेस का भी भला होएगा और आपका और आपके परिवार का भी भला होएगा। संसद का शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलने वाला है, लेकिन कामकाज के कई घंटे अब तक विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं, जिसे लेकर सरकार और विपक्ष एक दूसरे को कोस रहे हैं और हमलावर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने काशी दौरे के दौरान भाजपा शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में पीएम मोदी ने सरकार की नीतियों, योजनाओं के प्रचार प्रसार, आगामी विधानसभा चुनाव और जनता से जुड़ाव सरीखी बातों पर चर्चा की। इसके बाद पीएम मोदी
स्वरवेद महामंदिर धाम पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने विहंगम योग के 98वें वार्षिकोत्सव में हिस्सा लिया। हमारी सभ्यता के ये प्राचीन शहर पूरे विश्व को दिशा दिखा सकते हैं। बनारस जैसे शहरों ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी भारत की पहचान के, कला के, उद्यमिता के बीजों को सहेज कर रखा है। जब हम बनारस के विकास की बात करते हैं तो इससे पूरे भारत के विकास का रोड मैप भी बन जाता है। इस बदलाव से काशी ने ये दिखाया है कि इच्छा शक्ति हो तो परिवर्तन आ सकता है। बेअदबी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने दूसरी बार राम रहीम से पूछताछ की। सुबह 10 बजे के करीब एसआईटी रोहतक की सुनारिया जेल पहुंची थी और करीब 6 घंटे सवाल जवाब के बाद करीब 4 बजे वहां से निकली और मीडिया से कोई बातचीत नहीं की गई। इससे पहले 9 नवंबर को भी राम रहीम से पूछताछ की गई थी। तब राम रहीम ने कहा था कि उसका काम सत्संग करने का था। फैसले डेरा के प्रबंधक कमेटी लेती थी। इस आधार पर एसआईटी ने डेरा प्रबंधक विपासना इंसा और पीआर नैन को भी समन दिए थे और उनसे भी पूछताछ करने के लिए एसआईटी सिरसा डेरे में गई थी। कुल मिलाकर राम रहीम के जवाबों से एसआईटी एक बार फिर से संतुष्ट नजर नहीं आई और यही कारण था कि फिर राम रहीम से पूछताछ के लिए यहां पर पहुंची थी। राम रहीम ने बेअदबी मामले की जांच एसआईटी की बजाय सीबीआई से करवाने की मांग की है। डेरा मुखी का ये कहना है कि उसे जानबूझकर इस मामले में फंसाया जा रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी बेहद ही जरूरी है। इसलिए सीबीआई को जांच दी जाए, जिस पर कोर्ट ने 21 दिसंबर को सुनवाई की बात कही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा केस में नया मोड़ आ गया है। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने भी ये माना है कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी यहां पर साजिश थी, जिसके बाद मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर अब गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या का केस चलेगा। काबिले गौर है कि 3 अक्टूबर को यूपी में लखीमपुर खीरी की तिकुनिया में 4 किसानों को एक एसयूवी कार ने कुचल दिया था, जब वे कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके लौट रहे थे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी मौजूद थे। किसानों ने आरोप लगाया था कि एसयूवी अजय मिश्रा टेनी की थी और उसमें उनका बेटा आशीष मिश्रा मौजूद था। जिस वक्त इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, तब तक सभी आरोपी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया था, लेकिन अब एसआईटी के खुलासे के बाद सभी आरोपियों पर हत्या की धारा के तहत केस लगाया गया है। बिल्कुल सोची समझी साजिश थी और ये सिर्फ मंत्री के बेटे की नहीं, मंत्री की खुद की भी थी, क्योंकि उससे 4 दिन पहले मंत्री ने शरेआम सभा में बोला था कि इनको सबक सिखाना हमको आता और लोगों को उकसा के किसानों के खिलाफ भड़काने का काम किया था। लेकिन आज तक भाजपा ने उस मंत्री को बैठा के बना के रखा है और उसके बेटे को बचाने के तो यहाँ तक हक थी कि बोला वहाँ पे था ही नहीं। ये अदालत का मैं शुक्राना करती हूँ जो अदालत ने इंटरवीन करके आज मंत्री के बेटे को जब गिल्टी करार दे दिया गया है, तो आज भी वो मंत्री अपने पद पे बैठा रहे। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि ये सबका साथ, सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन किसानों के ने बर्बाद कर दिया, मजदूरों का नुकसान किया और मजदूरों और किसानों को कुचलने, गरीबों को कुचलने वाली, अन्नदाता को कुचलने वाली मंत्री को आज तक अपने बीच में सजा के रखा है। तो तीनों कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही फतेहाबाद में भी किसानों ने पक्के मोर्चे को हटाने का काम शुरू कर दिया है। इस मौके पर किसानों की ओर से सुखमनी साहब का पाठ रखा गया और किसान आंदोलन के साथ साथ फतेहाबाद के पक्के मोर्चे पर चल रही लंगर सेवा में सक्रिय भूमिका निभाने वाले किसानों को संगठन की ओर से सम्मानित भी किया गया। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ
ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਫਤਿਆਬਾਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ 1 ਸਾਲ 13 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। किसान आंदोलन खत्म होने के बावजूद सिंघू बॉर्डर खुलने में अभी भी वक्त लगेगा। दरअसल दिल्ली पुलिस ने यहां पर यह कहा है कि भारी कंक्रीट की दीवारें तोड़ दी गई हैं, लेकिन उसके बाद अपनी बैरिकेडिंग कर दी गई है। वो इसलिए ताकि हाईवे की साफ सफाई की जा सके। वहीं जो भी गड्ढे हैं उनमें भी भरपाई का काम शुरू हो गया है। वहीं पुलिस आम जनता से ये अपील कर रही है कि कुंडली सिंघू बॉर्डर से अभी ना गुजरे, इसके साथ ही यहाँ रुककर जाम की स्थिति भी पैदा ना करे। सभी ध्यान से सुने। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अपनी जो गाड़ियां रोड पे खड़ी हैं उनको साइड में कर लें, ताकि जो कार्य चल रहा है उसमें कोई बाधा ना हो। और आपके सहयोग से ये दिल्ली का रोड जल्दी से जल्द खुल जाए। और खासकर मैं इन ऑटो वालों से कहना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे पार्किंग ना करें, कहीं आगे जाके खुली जगह में करें। इनकी वजह से यहाँ जाम की स्थिति हो रही है, तो आप 1-2 दिन तक तो बिल्कुल भी इनको ऑटो को यहाँ खड़ी ना होने दें। धन्यवाद। किसान आंदोलन खत्म होने से टिकरी बॉर्डर बहादुरगढ़ के कई व्यापारियों को काफी राहत मिली है। छोटे दुकानदारों ने भी किसान आंदोलन खत्म होने पर खुशी जाहिर की है। छोटे दुकानदारों की तरफ से ये कहा गया है कि अगर पहले ही आंदोलन खत्म हो जाता तो उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। किसान आंदोलन की वजह से उनकी दुकानें बंद हो गई थी, उन्हें लाखों रुपए का अब तक नुकसान हो चुका है। इतना ही नहीं, दुकानों पर काम करने वाले लोगों की नौकरियां तक इस आंदोलन की वजह से चली गई। और अब जब किसान आंदोलन खत्म हो गया है तो दुकानदार भी बेहद खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वहीं किसान आंदोलन के चलते दिल्ली पुलिस ने भी टिकरी बॉर्डर पर जो बैरिकेडिंग की थी उसके चलते 6 पेट्रोल और सीएनजी पंप बंद हो गए थे। इन सीएनजी पंपों को भी करीब 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। सभी मशीनें यहां पर खराब हो गई थी। अब ऐसा है, बॉर्डर खुलने से काम में जो बढ़ोतरी होगी उससे अच्छा लग रहा है। पहले जैसा काम हो जाएगा, उम्मीद करते हैं कि हमारा काम वैसा ही हो जाए। अब तो हम खाली बैठे थे, दुकानदारी बिल्कुल ठप हो चुकी थी। बॉर्डर खुलने से कुछ तो उम्मीद बढ़ी है, भाई काम पहले जैसा हो जाएगा, अच्छा होगा। अग्रवाल जी, कितना नुकसान हुआ किसान आंदोलन की वजह से पेट्रोल पंप को? 2.5 करोड़ रुपया कम से कम। अब इन्हें दोबारा शुरू होने में कितना समय लगेगा? कम से कम तो हफ्ता भर लग सकता है। क्या क्या खामियां हैं? खामियां यही है, सारा जो है मशीनें डेड हो चुकी, सारी बैटरियाँ डाउन हो चुकी। इन सबको ऑपरेट करने में जो कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। 50% नुकसान हुआ था। कस्टमर आ नहीं रहे थे, दिल्ली से आने में दिक्कत हो रही थी और रास्ते सारे बंद थे। मार्केटों में बहुत असर पड़ा था इस चक्कर में। अब किसान चले गए तो क्या आस लगाते हो आप? अब ये कि थोड़ा काम खुल रहा है धीरे धीरे। और खबरों के बीच यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।